नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैबल एकेडमी पर। देखिए, ये पॉलिटिक्स सेक्शन की बात चल रही थी घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज में, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे और अब तक हमारी बात हो चुकी थी प्रश्न संख्या 62 तक। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम प्रश्न संख्या 63 से। तो शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को जरूर से जरूर दबा दें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। इसमें पूछा जा रहा है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन है आपके पास ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी लोकसभा के अध्यक्ष को अथवा डी राज्यसभा के सभापति को। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। देखिए, आपको बताया गया था कि आर्टिकल नंबर 111 के तहत किसी भी विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति के पास 3 तरह की शक्तियां हैं। कौन कौन सी? या तो वह उस विधेयक को अपनी अनुमति दे देता है, या अनुमति रोक लेता है, और या फिर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। ठीक, यह तीनों अधिकार राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत आते हैं। ठीक है, अगर अपनी अनुमति रोक लेता है मतलब कुछ भी नहीं बोलता है तो इसे राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार या फिर पॉकेट वीटो बोला जाता है। वहीं देने के बाद कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद अधिनियम बन जाता है और पुनर्विचार करने के लिए अगर उसने लौटा दिया तो सदन उस पर पुनर्विचार करेगा। हालांकि सदन द्वारा अगर वह पुनर्विचार करने के बाद उसी रूप में पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को भी वह विधेयक पारित करना होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ। ढेरों ऑप्शन आपके सामने, जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ का सवाल है। बताइए, पहला मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, दूसरा विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, तीसरा विधेयक को रोक कर रखना, चौथा क्षमा प्रदान करना, पांचवां संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, छठवां संसद को संदेश भेजना और सातवां है न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब यह ऑप्शन आप स्वयं पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा बड़ा है इस वजह से मैं पढ़ूंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए बारी बारी से अब बात कर लेते हैं। आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। देखिए, विधेयकों को आपत्ति सहित वापस भेजना अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक है, बात हुई थी ना कि यह राष्ट्रपति की अपनी शक्तियां हैं। ठीक, स्वविवेकी शक्तियां हैं, वह अपने विवेक से ही इसके बारे में निर्णय लेता है। स्वविवेकी का मतलब मंत्रिमंडल से सलाह लेने की जिस संबंध में आवश्यकता न हो राष्ट्रपति की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और कौन सी बात हो गई थी हमारी। और देखिए यहाँ पर विधेयक को रोक कर रखना, यह भी तो 111 में आ गया। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना यानी कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, विधेयक को रोक कर रख लिया। और तीसरा कौन सा होगा बताइए? तीसरा है क्षमा प्रदान करना नहीं, संसद को संदेश भेजना। तो कौन कौन सा हो गया? दूसरा, तीसरा और छठवां। ठीक है, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, यह दोनों अनुच्छेद 111 में है। और संसद को संदेश भेजना, यह राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है और यह आता है आर्टिकल नंबर 86(2) में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 86(2) के अंदर राष्ट्रपति जो है संसद को संदेश भेज सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ई सही है इसमें। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यह भी जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का है, तो 5 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। बताइए, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है ए राजदूतों की नियुक्ति, बी विधेयकों पर स्वीकृति देना, सी राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, डी लोकसभा भंग करना, अथवा ई संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। चलिए, सही आंसर आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी है। कई बार में इसके बारे में बात हो चुकी है, हालांकि शुरू से आप लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता। चलिए बताइए अगला प्रश्न कि संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी हैं। ऑप्शन है ए संसद का सत्र आहूत करना, बी संसद का सत्रावसान करना, सी संसद की बैठक स्थगित करना, अथवा डी अध्यादेश जारी करना। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अध्यादेश जारी करना। ठीक है, राष्ट्रपति देखिए अनुच्छेद 123 के तहत जो है यह अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। और यह अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? तो इसके पीछे 2 कंडीशन है। अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस। ठीक है, इसके पीछे 2 कंडीशन है। एक तो संसद उस समय सत्र में नहीं होनी चाहिए, दूसरी क्या संसद का कोई भी सदन नहीं, देखिए कोई एक सदन सत्र में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर राज्यसभा चल रही तो ठीक है, लोकसभा सत्र में नहीं है, यह मान लिया जाएगा। ठीक है, लोकसभा चल रही है तो लोकसभा अगर चल रही तो राज्यसभा सत्र में नहीं है, और राज्यसभा चल रही तो लोकसभा सत्र में नहीं है।
ठीक है। इस आधार पर भी राष्ट्रपति द्वारा जो है अध्यादेश को पारित किया जा सकता है और इसका प्रभाव जो है उसी कानून के समान रहेगा जैसा कानून संसद द्वारा पारित करने पर बनता है, ठीक है। या फिर यूँ कहें कि जिस प्रकार उस कानून का प्रभाव अगर वह संसद द्वारा पारित करने पर बनता है उस प्रकार का ही जो है उस कानून का प्रभाव राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से भी होगा, ठीक है। मतलब दोनों की शक्तियाँ सेम है, अध्यादेश के द्वारा बने किसी कानून की शक्ति और संसद द्वारा बने किसी कानून की शक्ति समान है। हालांकि जैसे ही संसद सत्र में आती है उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर जो है उस विधेयक को संसद द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है और अगर दोनों सदन अलग अलग समय पे सत्र में आते हैं तो जो अंतिम वाला सदन होगा उसके सत्र में आते ही, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। और हाँ, राष्ट्रपति की अगर अन्य विधायी शक्तियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब वह किसी विधेयक पर अनुमति देता है, अनुमति विदारित करता है यानी कि रोक लेता है, पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, तब भी वह विधायी कार्य कर रहा होता है, ठीक है। और व्यवहारिक दृष्टि से संसद के सदनों का सत्र आहूत करना, संसद के सदनों का सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करना, ये सब भी विधायी प्रकृति के मान लिए गए हैं, ठीक। हालांकि कभी भी अगर अध्यादेश ऑप्शन में रहेगा तो आप जो है उसके साथ ही जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि यह भी छत्तीसगढ़ का ही होना चाहिए। बताइए, सारे ऑप्शन भी आपको नहीं दिख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, यहीं से बताइए आप अपने आंसर को। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं? पहला, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। दूसरा, संसद का अधिवेशन बुलाना। तीसरा, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना। चौथा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति। पाँचवां, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर स्वीकृति देना। छठवां, किसी विधेयक को रोक कर रखना। सातवां, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। या आठवां, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। चलिए बताइए कौन कौन सी स्वविवेकी शक्तियां हैं। देखिए, सबसे पहले किसी विधेयक को आपत्ति, सबसे पहले सबसे आसान वाला छाटा करिए, ठीक है। फिर नीचे ऑप्शन में अपना देखते रहा करिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, यह राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो बहुमत दल का नेता है तो उसे तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना ही होगा। संसद का अधिवेशन बुलाना, यह राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के माध्यम से करता है। आगे देखिए, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, यह जो है बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 111 में है, ठीक है। सबसे पहले तीसरा आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, यह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है। फिर जब पांचवा देखिए, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर स्वीकृति देना, यह भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। छठवां देखिए, किसी विधेयक को रोक कर रखना, सेम आ रहा है, यही दोनों चीज़, ठीक, तो यह भी सही है। आगे देखिए, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति जो है किसी विषय से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है, ऐसा जो है आर्टिकल नंबर 78 में कहा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। भाई पुनर्विचार के लिए आप किसी से भी कुछ भी कह सकते हो ना, कि ऐसा करो, एक बार फिर से सोच लो, है कि नहीं। तो यह भी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों के अंतर्गत आएगा। कौन सा हो गया? 3, 4, 7 और 8। देखिए कहाँ पर है यह, ऑप्शन नंबर ई सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 74(1) के तहत राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है और उसके उसी आर्टिकल के अंतर्गत मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है किसी भी विषय को, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकता है। आइए आगे देखिए कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी, ठीक है। ये वही कंडीशन है जब आपको बताया गया था कि अगर कोई जो है दोबारा से विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है बिना किसी परिवर्तन के, दोबारा से मतलब एक बार पहले राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, लेकिन सदन द्वारा या मंत्रिमंडल द्वारा जो है उस पर पुनर्विचार करने के बाद बिना किसी परिवर्तन के वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया कि नहीं, आपको इसे इसी रूप में पारित करना है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही। और चूंकि एग्जैक्टली यहाँ अध्यादेश की बात हो रही, तो हमको यहाँ पे बस इतना बताना है कि अध्यादेश किस आर्टिकल में है, ये बताना है यहाँ पे। और कंडीशन अपनी वो वाली है, पुनर्विचार के लिए भेजा गया, वहाँ से इसको लौटा दिया गया, फिर जो है
राष्ट्रपति को पारित करना पड़ा। यही है अनुच्छेद 74(1) में। ठीक, मंत्रिमंडल की बात हो रही, सदन की नहीं। ठीक, सदन की बात होगी तो आर्टिकल 111 से हम चलेंगे। तो बताइए अध्यादेश राष्ट्रपति किस आर्टिकल में दिया हुआ है? राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश दिया हुआ है अनुच्छेद 123 में। चलिए आइए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? सीधे सीधे वही प्रश्न, हम सीधे आंसर चलते हैं अनुच्छेद 123 में। देखिए यहाँ कंडीशन वो बताई गई है। देखिए, इसे सदन के दोनों सदनों या किसी सदन के एक सत्र में न होने के दौरान ही जारी किया जा सकता है और इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान ही होता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। ऐसा नहीं कि वो फिक्स्ड टाइम के बाद ही लेगा। जारी किया, नहीं मन किया, वापस ले लिया। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? सीधा आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 123। अगला देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? पहला ऑप्शन ए है कि 1 माह, ऑप्शन बी है 6 सप्ताह, ऑप्शन डी है 8 सप्ताह और ऑप्शन डी है 6 माह। चलिए, आपको बताया गया कि सदन का सत्र शुरू होते ही 6 सप्ताह के अंदर अंदर राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति संसद की मिल जानी चाहिए, अन्यथा वह अवैध हो जाता है या यूं कहें कि रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 6 सप्ताह। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद का सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अंदर संसद के पास विचार के लिए अवश्य रख देना चाहिए और संसद अगर उसे पारित कर देती तो वह विधि बन जाता है और नहीं पारित की तो वह निरस्त मान लिया जाता है। अगला बताइए कि निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? पहला है वित्त आयोग के अध्यक्ष, दूसरा योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तीसरा संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री अथवा बताना है आपको इसमें से कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है बी, ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3 और डी केवल 2 और 3। चलिए देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रियों की भी नियुक्ति। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्रीय राज्यों की नियुक्ति। केंद्रीय राज्य यानी कि जैसे कि मुख्यमंत्री की बात हो रही तो 2 ही क्षेत्रों में मुख्यमंत्री हैं, एक तो आपका दिल्ली में हो गया, दूसरे पुडुचेरी में हो गया, तीसरा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, इन सभी की मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो सदन का बहुमत दल का नेता होता है उसको किया जाता है मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त। ठीक है, हालांकि यह कंडीशन सदैव एक समान नहीं रहती। त्रिशंकु संसद जब होता है तो उस समय राष्ट्रपति के पास अलग से कुछ अधिकार होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के संदर्भ में होता है। ठीक है, बाकी योजना आयोग जो अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती थी। वहीं अब भी योजना आयोग के बदले जो नई संस्था आई हुई नीति आयोग, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। थोड़ा सा बोलने में कभी कभी गड़बड़ा जाता है कि नहीं। आगे देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ऑप्शन है ए भारत का महान्यायवादी, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी एक राज्य का राज्यपाल या डी उपरोक्त सभी। चलिए, सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कैग की नियुक्ति आर्टिकल 148, भारत का महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 और एक राज्य का राज्यपाल आर्टिकल नंबर 155। ठीक है, फिर से बता दूं तो एक राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 155, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। इन सब की नियुक्ति या यूं कहें कि इन तीनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। वहीं हमने ऊपर देखा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष अनुच्छेद 281 में, ठीक है, अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक, वित्त आयोग के अध्यक्ष अनुच्छेद 281 के तहत और साथ ही साथ केंद्रीय राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि आर्टिकल नंबर 239 AA के तहत, ठीक, 239 AA 5 के तहत इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रहेगा? याद रहेगा भाई, याद है आप लोगों को। आइए चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन है आपके पास ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल या डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक,
हमने पढ़ा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे कर देगा। बाकी प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो उपराष्ट्र कहाँ पर लिखा गया है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 66 में है। ठीक है, चलिए इसके बारे में अभी उपराष्ट्रपति के संबंध में चर्चा होगी तो बात हो जाएगी। आगे बताइए कि संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 160 में, बी अनुच्छेद 162 में, सी अनुच्छेद 165 में या डी अनुच्छेद 310 में। नया प्रश्न है, हालांकि है 2007 का, लेकिन सामान्यतया नज़रों से नहीं गुजरते ऐसे प्रश्न, तो थोड़ा ध्यान दिया करिए ऐसे प्रश्नों पर। चलिए सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, ठीक, अनुच्छेद 160। ठीक, अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन किया जाता है। ठीक, निर्वहन है तो उपबंध कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, कि राज्यपाल तुम ऐसे ऐसे अब काम करोगे। ठीक, अनुच्छेद 160 में यह बातें कही गई हैं। फिर से देख लीजिए इसको एक्सप्लेनेशन के भी माध्यम से। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ठीक है, अगला बताइए कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का या डी देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। चलिए सही आंसर है इसका राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 164 सब क्लास 1 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि मुख्यमंत्री के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, वहीं अगर यहाँ केंद्रीय राज्य होता या संघ राज्य क्षेत्र होते तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आर्टिकल नंबर 239A5 के तहत। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर निहित होता है। देश के किसी भाग में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, यह जानिए। अगला बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 143 या फिर डी अनुच्छेद 32। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143। देखिए, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है विधि के संदर्भ में या विधि के लिए व्यापक या महत्व के विधि या तथ्य से संबंधित कोई व्यापक महत्व का प्रश्न, यानी कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो तो उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। और हाँ, एक कंडीशन और है कि सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श देगा, उस परामर्श को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं, यानी कि वह परामर्श को मान भी सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दे दिया तो राष्ट्रपति उसे मानेगा ही मानेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति उसे मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, दोनों चीज़ें आप यहीं से जानते चलिए। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगेगा, अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, और क्या राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा, तो नहीं, बाध्य नहीं है, वह उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जब भी बात राष्ट्रपति की इच्छा की आती है तो मंत्रिमंडल के संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 78 कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। पहला कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, बी आपातकालीन शक्तियां, यही दो में से बता दीजिए, बाकी के ऑप्शन देखना जरूरी है। सी है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, अथवा डी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। चलिए सही नहीं है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। बाकी आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के बारे में सही हैं, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, स्वीकार करना चाहिए नहीं। अगला बताइए कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। शब्दशः मतलब संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह राष्ट्रपति की शक्ति है।
ठीक है। तो अब बताइए कि क्या नहीं बताया गया है कि राष्ट्रपति की यह शक्ति नहीं है, या यूं कहें कि शब्दशः इसे राष्ट्रपति की शक्ति के रूप में व्याख्यायित नहीं किया गया है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए है कि अध्यादेशों का प्रख्यापन, बी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, सी संसद के सदनों को संदेश भेजना, या डी क्षमादान करना। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, संसद के सदनों को संदेश भेजना, इसकी व्याख्या संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति के रूप में नहीं की गई। वहीं उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना यानी कि आर्टिकल नंबर 143, अध्यादेश का प्रख्यापन करना आर्टिकल नंबर 123 और क्षमादान करना आर्टिकल नंबर 72। ठीक, फिर से बता दूं तो अध्यादेश 123 में है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना 143 में, और क्षमादान प्रदान करना, बताइए, क्षमादान प्रदान करना अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के रूप में शब्दशः बताया गया है कि हाँ, ऐसी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ए क्षमादान करे, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, सी आपातकाल की घोषणा करे, या डी अध्यादेश जारी करे। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की संपूर्ण प्रक्रिया जो है वह संविधान में दी हुई है स्पष्ट रूप से। यह राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, उसमें क्या बताया गया है, पहले दिया कहाँ है, तो दिया गया है अनुच्छेद 124 के खंड 4 में, 124 सब क्लास 4 में दिया हुआ है यह बात कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाएगा। और क्या कहा गया है उसमें कहा गया है कि यदि किसी न्यायाधीश को कदाचार, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर अयोग्य मान लिया जाए तो सदन द्वारा जो है, सदन यानी कि संसद द्वारा, राज्यसभा या लोकसभा, किसी के द्वारा भी अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, यानी कि अगर सदस्य संख्या 100 है तो 51 के द्वारा, ठीक, कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा जो है, तथा उपस्थित एवं मत देने वालों के 2/3 बहुमत से, ठीक, उपस्थित एवं मत देने वालों के 2/3 बहुमत से, यानी कि मिनिमम तो 51 होना ही चाहिए, उसके बाद जितने लोग हैं उसका 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार द्वारा समर्थित एक समावेदन जो है जब पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास उसी सत्र में, यानी कि जैसे यह चल रहा है बजट सत्र, और बजट सत्र में कोई ऐसा प्रस्ताव लाया गया तो बजट सत्र में ही यह राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए। बजट सत्र एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, इसे आप फिक्स्ड मत मान लीजिएगा कि बजट सत्र में राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटाएगा, ऐसा मत समझिएगा कभी भी। ठीक है, उसी सत्र में, जैसे कि बजट सत्र चल रहा हो, शीतकालीन सत्र चल रहा हो, ग्रीष्म सत्र चल रहा हो, कोई सत्र चल रहा हो, तो उसी सत्र में, जिस सत्र में ऐसा प्रस्ताव पारित हो गया है, उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष यह प्रस्तुत कर देना चाहिए, और राष्ट्रपति जो है उसी सत्र में अपनी अनुमति भी दे देगा। ठीक है, सेम सत्र में अपनी अनुमति भी दे देगा कि हाँ भैया तब न्यायाधीश को हटा दिया जाए, तब जो है यह मान्य होगा, अन्यथा नहीं। सोचिए कितनी कठिन प्रक्रिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की, कितनी सुरक्षा प्रदान की गई है कार्यकाल की। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। तो देखिए, अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया। ठीक, राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया, मतलब दोनों सदनों से ही बहुमत द्वारा और 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव पारित होकर के राष्ट्रपति के पास सेम सत्र में रखे जाना चाहिए। उसी सत्र में राज्यसभा से पास हो, उसी सत्र में लोकसभा से पास हो और उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास पहुंच जाए, और राष्ट्रपति द्वारा जो है उसी सत्र में यह आदेश दे दिया जाए कि हाँ अब तुम न्यायाधीश नहीं हो, तब तो राष्ट्रपति उसे हटा देगा। ठीक है, यानी कि यह राष्ट्रपति की शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है कि नहीं। चलिए आइए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान आदि की शक्ति एक, ऑप्शन है ए विधायिक शक्ति है, बी न्यायिक शक्ति है, सी कार्यपालिका शक्ति है, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्षमा कर रहा है यानी कि किसी दंड को माफ़ कर रहा है, तो यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति होगी। ठीक है, किस प्रकार से क्षमा कर सकता है, तो कई प्रकार हैं, जैसे कि दंडादेश का निलंबन, परिहार, लघुकरण आदि। तो यहाँ बताइए, छत्तीसगढ़ आ गया फिर से
बताइए, राष्ट्रपति की क्षमादान प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? पहला क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा विराम, पांचवा प्रविलंबन, छठवां रोक, सातवां निरंतर। यह पढ़िए भाई। चलिए, क्या सम्मिलित नहीं है यह पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या सम्मिलित नहीं है, ठीक है, बताइए। वीडियो पॉज कर लिया करिए जब भी छत्तीसगढ़ का प्रश्न आए तो, सुमेलित करवाने के अलावा। चलिए देखिए, राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकता और निरंतरता नहीं प्रदान कर सकता। बाकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन, यह सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति जो है किसी भी दंड के संबंध में क्षमा प्रदान करने के लिए प्रयोग कर सकता है, ठीक है। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन, रोक नहीं सकता या निरंतरता नहीं प्रदान कर सकता, ठीक। क्षमा मतलब राष्ट्रपति माफ़ कर देता है, लघुकरण मतलब दंड का जो है कम कर देता है, परिहार मतलब उसमें कुछ छूट दे देता है, विराम मतलब कुछ समय के लिए रोक देता है, प्रविलंबन मतलब थोड़ा उसे और विलंबित कर देता है, ठीक है। ये बिल्कुल नॉन टेक्निकल भाषा में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आइए चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? पहला वास्तविक और लोकप्रिय, दूसरा औपचारिक और विधिक, तीसरा राजनीतिक और नाम मात्र और चौथा संवैधानिक और नाम मात्र। बताइए आप लोग, नीचे दिए कूट से सही उत्तर क्या है? ऑप्शन है ए पहला और तीसरा, बी दूसरा और तीसरा, या सी पहला और चौथा, या डी दूसरा और चौथा। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, उपराष्ट्रपति भी खत्म करना है। चलिए, सही आंसर है इसका, देखिए, भारत का राष्ट्रपति एक औपचारिक और विधिक और साथ ही साथ संवैधानिक और नाम मात्र है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक, 2 और 4। अगला बताइए कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको सदन के पटल पर रखवाएं? पहला संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, दूसरा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तीसरा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, या फिर चौथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। चलिए देखिए, राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्त करता है, इसकी समिति रखवा सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति करता है, तो इसके प्रतिवेदन को, साथ ही साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 338 में है, ठीक है, 338 में है। तो इन सब के प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखता है। वहीं लोक लेखा समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति की नियुक्ति की जाती है, इसका गठन किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति की सदस्यों को मिला करके और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ठीक। तो जब उसके द्वारा नियुक्ति की जाती तो यह राष्ट्रपति क्यों रखेगा इनका प्रतिवेदन, है कि नहीं? राष्ट्रपति केवल किसका किसका रखता है? संघ के वित्त आयोग की सिफारिशों को, आर्टिकल नंबर 281 में दिया हुआ है, ठीक, 281 में संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सिफारिशों को 151 सब क्लास 1 के तहत और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के प्रतिवेदनों को आर्टिकल नंबर 338 सब क्लास 6 के तहत राष्ट्रपति सदन के पटल पर रखवाता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए फिर से एक बार, राष्ट्रीय संघ वित्त आयोग यानी कि वित्त आयोग भी लिखा रहेगा तब भी वही चीज़ है। तो वित्त आयोग या संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को अनुच्छेद 281 के तहत, कैग के प्रतिवेदनों को अनुच्छेद 151(1) के तहत, वहीं अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों को अनुच्छेद 368(6) के तहत संसद के पटल पर राष्ट्रपति द्वारा रखवाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन है ए साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, बी वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, सी लोकसभा को भंग करना, या डी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक, वित्तीय बिल को राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि वह वित्तीय बिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वह वित्तीय बिल नहीं होना चाहिए। होता क्या है, चूंकि वित्तीय बिल पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही यह संसद में प्रस्तुत किया जाता है, यह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, राष्ट्रपति पहले से ही अपनी इस पर अनुमति देता है तभी यह संसद में प्रस्तुत किया जाता है, और फिर से राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है, ठीक है।
बाकी अन्य जो साधारण बिल है उनको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है और प्रधानमंत्री को नियुक्त भी करता है। यह सभी राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। अगला बताइए कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन है ए स्वयं राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा के सभापति या डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का अभ्यास जो है, समस्त नहीं स्वविवेकी शक्तियों को छोड़ करके उनका बाकी सभी शक्तियों का अभ्यास केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो वो उसको कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है, इसके बारे में भी प्रावधान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्पष्ट रूप से किया जाता है। लिखित नोट दिया जाता है, कभी आप देखा करिए तो राष्ट्रपति उसे देख देख करके पढ़ते हैं। अगला बताइए, कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है और कारण आ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। आप बताइए कि उपर्युक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? पहला है ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है कि दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। वहीं ऑप्शन सी है कि ए सही परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है कि ए गलत परंतु आर सही है। चलिए अब तो आपने आंसर भी देख ही लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए भारत जो है एक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन में क्या है राजवंश, यानी कि वहाँ पर वंशानुगत शासन राजा रहता है या राज्य का प्रमुख वहाँ का वंशानुगत है, राजा ही वहाँ का वंशानुगत होता है, राजा का बेटा राजा होता है। लेकिन भारत में गणतंत्र है और यहाँ पर प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्र के प्रमुख या राज्य के प्रमुख की नियुक्ति होती है और यह कौन होता है? यह होता है राष्ट्रपति। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। वहीं अगर बात करें कारण आर की तो अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, ऐसे समझ लीजिए। वहीं भारत का राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। लेकिन एक चीज़ और देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। मुख्य अंतर यही है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान अमेरिकी राष्ट्रपति होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है कार्यपालिका का। ठीक है, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यह भी कथन और कारण के रूप में दिया हुआ है। यहाँ कब बोला जा रहा है कथन ए में कि राष्ट्रपति संसद का भाग है और कारण आर बताया जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है कि ए सही परंतु आर गलत है या डी ए गलत परंतु आर सही है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल नंबर 79 में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। ठीक, संसद जो है तीन चीज़ों से बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और प्लस में राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति लिख देता हूँ। ठीक, राज्यसभा प्लस लोकसभा और साथ में राष्ट्रपति, इनसे मिलकर के ही संसद बनती है। वहीं जब इनसे मिलकर संसद बनेगी तो संसद कोई अधिनियम अगर पारित करती है राज्यसभा तो उसे लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों पारित कर देगी उस विधेयक को, तो वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा और जैसे ही राष्ट्रपति उसे पारित कर देगा वह अधिनियम बन जाएगा। इस प्रकार माना जाता है कि संसद ने जो है यह विधि बनाई है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला बताइए कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। कथन है और कारण आर दिया जा रहा है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। आपको बताना है नीचे कूट से सही अंतर कौन सा है। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कि ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है कि ए गलत परंतु आर सही है। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए अनुच्छेद 53(2) में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति में जो है वह सुप्रीम कमांड निहित है, यानी कि सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। वह देश के तीनों सेना का सर्वोच्च या सुप्रीम कमांडर है। ठीक है, लेकिन इसकी यह समस्त शक्तियाँ जो है वह विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र राष्ट्रपति की वास्तव में कोई शक्तियाँ नहीं सिवाय अनुच्छेद 111 में जो बातें कही गई हैं। वहीं
आप 78 को भी ले सकते हैं, 86 को भी ले सकते हैं, अनुच्छेदों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि सदन को संदेश भेजने को भी मान सकते हैं और राष्ट्रपति से कोई सूचना मांगने को भी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों के अंतर्गत आप कह सकते हैं। अन्यथा समस्त शक्तियाँ जो हैं वह सभी आर्टिकल नंबर 74 सब क्लास 1 के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। बताया गया ना, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है और वास्तविक प्रधान या वास्तविक शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, ठीक है। यहाँ बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश से, बी आंध्र प्रदेश से, सी बिहार से अथवा डी तमिलनाडु से। धीरे धीरे अब हम इस टॉपिक के अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बिहार से। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह बिहार के थे। पहले, दूसरे और तीसरा कार्यकाल तक यही भारत के राष्ट्रपति रहे थे, है कि नहीं। तीसरा कार्यकाल यानी 5-5 साल जोड़ दीजिए। पहले तो 50 से 52 तक थे, 52 में चुनाव होते हैं, उसके बाद से जोड़ लीजिए 5-5 साल, तो 62 तक, ठीक है। आगे बताइए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? अब काम आ गया ना आपका वो लिस्ट जो पहले लेक्चर में बताई गई थी, उस लिस्ट को ऐसे ही मत भूलिए, प्रश्न आते हैं। अब बताइए भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ए श्री वी गिरी, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डी डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, श्री वी गिरी व्यक्ति के अनुसार भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। अगर कार्यकाल यहाँ पर लिखा होता तो कार्यकाल के अनुसार कौन थे? तो कार्यकाल के अनुसार थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। और कार्यकाल के अनुसार इनका स्थान कौन था? तो कार्यकाल के अनुसार इनका स्थान था 6वां और व्यक्ति के अनुसार इनका स्थान था 4था, ठीक है। और कार्यकाल के अनुसार चौथे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन और 5वें राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे, ठीक है। कंफ्यूज मत करिएगा कहीं पर भी। आगे बताइए कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बताया गया ना आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। 1950 से 52 तक इसलिए बन गए थे क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक। वहीं 52 में चुनाव होता है, 52 से 57 और फिर 57 से 62 यह भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला बताइए कि सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ए एस राधाकृष्णन, बी वी गिरी, सी एन संजीव रेड्डी या डी ज्ञानी जैल सिंह। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक, एन संजीव रेड्डी या इन्हें नीलम संजीव रेड्डी कहा जाता है। यह भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो सर्वसम्मत से या निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। चुनाव कार्यकाल कब से कब तक का था इनका? तो इनका कार्यकाल था 1977 से लेकर के 1982 तक, ठीक। 1977 से लेकर के 1982 तक एन संजीव रेड्डी जी का कार्यकाल था। यह भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला बताइए कि भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, अभी भी बात हुआ, नीलम संजीव रेड्डी या एन संजीव रेड्डी। 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल था। आगे बताइए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कार्यकाल के बारे में, अवधि के बारे में, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति हैं। क्योंकि सुमेलित करवाने वाला है तो आपको वीडियो पॉज करके इसको सुमेलित करवाना है। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना सही आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4, 1। फखरुद्दीन अली अहमद थे यह 1974 से लेकर के 1977 तक, ठीक है। और उसके बाद एन संजीव रेड्डी की बात हो रही, तो एन संजीव रेड्डी की हमने अभी बात की कि 1977 से लेकर के 1982 तक थे यह, और निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। फिर बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन व्यक्ति के अनुसार किस क्रम के थे? अभी भी बात हुई है ना, व्यक्ति के अनुसार 6वें थे। तो 6वें का कार्यकाल कब से कब तक था? 6वें राष्ट्रपति का कार्यकाल था 1967 से लेकर के 1969 तक, ठीक। वहीं वी गिरी कब से कब तक बने? तो इनके बारे में भी बात हुई थी। वी गिरी बने हैं 4थे क्रम के व्यक्ति के अनुसार, 4थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकाल के अनुसार 5वें थे, ठीक है। व्यक्ति के अनुसार 4थे थे और कार्यकाल के अनुसार 6वें वी गिरी बने थे, और इनका कार्यकाल था 1969 से लेकर के 1974 तक, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लीजिए नीचे, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भूलना नहीं चाहिए।
क्योंकि लोअर या फिर आरओ की परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं। देखिए, फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 से लेकर के 1977 तक राष्ट्रपति थे, और इनका जो है, इनके बाद आते हैं एन संजीव रेड्डी या नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल था 1977 से लेकर के 1982 तक। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन इन सबसे पहले 1977 से 1969 तक, और उसके पहले थे वीवी गिरी, ठीक, 1969 से लेकर के 1974 तक। याद हो गया? ऐसे याद कर लीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी के बाद जो है बनते हैं आपके कौन? वीवी गिरी के बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद, और फ़खरुद्दीन अली अहमद के बाद एन संजीव रेड्डी। कार्यकाल वाला क्रम आप देख लीजिए, आपको याद रहेगा हमेशा। यहाँ बताइए, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? ऑप्शन है ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी नीलम संजीव रेड्डी, या डी आर वेंकटरमन। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नीलम संजीव रेड्डी जी जो है यह डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे बने थे, ठीक। बाकी एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और आर वेंकटरमन, यह तीनों उपराष्ट्रपति बनने के बाद ही राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन है ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर डी डॉक्टर अब्दुल कलाम। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर राधाकृष्णन को जो है दार्शनिक शासक या दार्शनिक राजा कहा जाता था। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता था, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन का कार्यकाल कौन सा था? डॉक्टर राधाकृष्णन का कार्यकाल था का चौथा, और व्यक्ति के अनुसार इनका कार्यकाल था दूसरा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? ऑप्शन है ए वीवी गिरी, बी एन संजीव रेड्डी, सी के आर नारायणन, या फिर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। वीवी गिरी जो है यह ट्रेड यूनियन आंदोलनों से भी संबंध रखते थे राष्ट्रपति बनने से पहले। यह जो है चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। व्यक्ति के अनुसार इनका कार्यकाल था 1969 से लेकर के 1964 तक का, ठीक। 1969 से 64 नहीं 74 ना, 5 साल उधर पीछे क्यों जा रहा हूँ मैं। 1969 से लेकर के 1974 तक इनका कार्यकाल था, और वीवी गिरी चौथे क्रम के राष्ट्रपति बने थे। वहीं अगर कार्यकाल के अनुसार अगर इनको गिनती की जाए तो कार्यकाल के अनुसार यह छठवें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार बाजी मार ले गए, नहीं तो हमारा आपका थोड़ा सा साथ साथ चलता रहता है कि नहीं। देखिए, ये 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे डॉक्टर वीवी गिरी, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे दिया भी हुआ है कि वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे वीवी गिरी। अगला प्रश्न बताइए कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई? इसके बारे में तो मैं ऑप्शन भी नहीं बताऊंगा, सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट बताइए। देखिए, इनके द्वारा ही एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके फलस्वरूप भारत में त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास की संभावना बन सकी और भारत आत्मनिर्भर बना। व्यक्ति के अनुसार इनका क्रम था 11वां राष्ट्रपति के रूप में, और कार्यकाल था 2002 से लेकर के 2007 तक का। यहाँ बताइए कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन है ए जस्टिस MC महाजन, बी जस्टिस M हिदायतुल्ला, सी जस्टिस PN भगवती, या डी जस्टिस B मुखर्जी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जस्टिस M हिदायतुल्ला। यह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। कब से कब तक? तो 1969 से लेकर के 1969 तक ही, ठीक। 1969 से 1969 तक। अब कन्फ्यूज? देखिए, 20 जुलाई या जुलाई 1969 से लेकर के यह राष्ट्रपति रहे अगस्त 1969 तक, ठीक है। इतना एग्जैक्ट डेट याद करने की जरूरत नहीं, बस यह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। यहाँ बताइए, निम्न में से कौन असंगत है? पहला है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन, या डी जवाहरलाल नेहरू। चलिए, यह तीनों राष्ट्रपति थे और यह जो है प्रधानमंत्री थे, है कि नहीं? तो सही आंसर ऑप्शन डी। यहाँ बताइए, कौन सा कथन असत्य है? पहला, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए।
बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। या डी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, यह कथन गलत दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 में बताया गया है कि किस रीति से होगा, और वैसे इसका चुनाव दोनों सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार ही किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, दोनों सदनों द्वारा, इसमें राज्यसभा का कोई भी, राज्य विधानसभा का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहाँ देखिए, दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, और ऐसा अनुच्छेद 66 में बताया गया है संविधान के, है कि नहीं। यहाँ बताइए, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और कारण आ रहा है कि राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर होता है। आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी है कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। ऑप्शन सी है कि कथन सही परंतु कारण गलत है, और ऑप्शन डी है कि कथन गलत परंतु कारण सही है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान उस पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, आगे बताइए, अगले प्रश्न पर चलते हैं सीधा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास, ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां या डी 13वां। अब्दुल कलाम का 11वां था, 2002 से 2007 तक। अब बताइए, प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल था व्यक्ति के राष्ट्रपति के क्रम के रूप में 12वां था। ठीक है, व्यक्ति के अनुसार, है कि नहीं, और कार्यकाल के अनुसार अगर बात करेंगे तो 13वां हो जाएगा। 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे 2007 में। इनका कार्यकाल था 2007 से लेकर के आगे 5 और जोड़ दीजिए, 7 5 12 तक। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रणब मुखर्जी, और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कोविंद नाथ जी हैं। कार्यकाल के अनुसार इनका 13वां नहीं 14वां क्रम था। 3 बार वो बन गए थे ना राजेंद्र प्रसाद जी। कार्यकाल के अनुसार इनका 14वां क्रम था राष्ट्रपति के रूप में, और व्यक्ति के अनुसार इनका क्रम था 12वां। और यह जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, यह भी जानते रहिए। तो यह भी जान लीजिए कि इसको पराजित किया था, तो इन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भैरव सिंह शेखावत को पराजित करके यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, है कि नहीं। यहाँ बताइए कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन है ए, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। ऑप्शन बी है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ऑप्शन सी है जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। या ऑप्शन डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी किसी विधेयक पर जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है अनुच्छेद 111 के तहत, तब वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। ठीक, आगे बताइए कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित घोषित करने का अधिकार किसको है। ऑप्शन है ए राज्यपाल को, बी मुख्यमंत्री को, सी प्रधानमंत्री को, या डी राष्ट्रपति को। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। हालांकि इसके बारे में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, उन्हें हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, अनुसूची 5 में यह बातें कही गई हैं। क्या क्या बातें कही गई हैं, तो देखिए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त भी किया जा सकता है। समाप्त करने का मतलब कि वह अब अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। ठीक, जैसे यह क्षेत्र मान लीजिए राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, अब कुछ समय बाद राष्ट्रपति को यह ज्ञात होता है या बताया जाता है या अवगत करवाया जाता है कि भैया अब यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र, अब इसका यह क्षेत्र जो है थोड़ा सा सही हो गया है और अनुसूचित या पिछड़ा क्षेत्र नहीं रह गया, तो राष्ट्रपति इसे हटा भी देगा। या फिर हो सकता है संपूर्ण क्षेत्र को भी राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाए अगर उसे ज्ञात होता है कि हाँ वहाँ की स्थितियाँ सही हो गई हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल की सहमति से राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल अगर कहता है इतना नहीं, इतने से काम नहीं चल रहा और इतना चाहिए, तो राष्ट्रपति इतने तक भी कर सकता है। और ऐसी सलाह राष्ट्रपति को कौन देगा? ऐसी सलाह राष्ट्रपति को राज्यपाल देगा। अगला बताइए कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? ऑप्शन है ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री अथवा डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है कि नहीं? वास्तविक और नाम मात्र वाला कॉन्सेप्ट हर जगह लेते चलिएगा। यहाँ बताइए कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या डी वी गिरी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बिहार के राज्यपाल रह चुके थे राष्ट्रपति बनने से पहले। वहीं कब से कब तक थे बताइए? यह जानना जरूरी नहीं, राष्ट्रपति कब से कब तक थे यह जान लीजिए बस। राष्ट्रपति थे यह 1967 से लेकर के 1969 तक। इस समय इनकी मृत्यु हो गई थी, आप 5 साल मत जोड़ लीजिएगा, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तब तक यह भारत के राष्ट्रपति थे और इनके बाद वही एम हिदायतुल्लाह जी कुछ समय के लिए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। यहाँ बताइए, निम्न में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जबकि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? ऑप्शन है ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी वी गिरी, सी फखरुद्दीन अली अहमद या डी नीलम संजीव रेड्डी, अन्यथा ऑप्शन ई ज्ञानी जैल सिंह, छत्तीसगढ़। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यह सही है। वी गिरी जो है राष्ट्रपति निर्वाचन के विवाद की प्रक्रिया की सुनवाई के दौरान न्यायालय में भी उपस्थित हुए थे। ठीक है, यह चुनाव हुए थे 1969 में, जिसमें वी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार थे और नीलम संजीव रेड्डी जी यह कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। लेकिन वी गिरी चुनाव जीत जाते हैं, तो ऐसा माना गया कि यहाँ भ्रष्टाचारण हुआ था। तो उस समय जो है इसी चुनाव में यानी 1969 वाले चुनाव में ही जो है दूसरे चक्र का भी मतगणना किया गया था, मतलब सेकंड राउंड की भी काउंटिंग हुई थी। मतगणना सेकंड राउंड में भी हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं गिनती में गलती आ रहा है, लेकिन फिर भी यही जीते थे। इसे आप हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट रूप से समझेंगे क्यों ऐसा हुआ था, क्यों एक स्वतंत्र उम्मीदवार राष्ट्रपति बन जाता है और क्यों एक घोषित उम्मीदवार किसी पार्टी का, जिस पार्टी का उस समय एक छत्र शासन चल रहा था, उसका उम्मीदवार सदन में हार जाता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, जो कि बहुत ही असंभव सी बात है। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। ऑप्शन है आपके पास एडवर्ड स्टोन द्वारा, बी ली कोरबसियर द्वारा, सी एडविन ल्यूटियंस द्वारा या डी तरुण दत्त द्वारा। चलिए, इसको ल्यूटियंस हाउस भी बोलते थे। इसका निर्माण एडविन ल्यूटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था, इसको राष्ट्रपति भवन को, है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं और उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है उपराष्ट्रपति के संबंध में, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर ही बनाया गया है, इसे आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह कहाँ कहा गया है? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में बताया गया है। और राष्ट्रपति होगा कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 52 में। ठीक है, और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति जो है यह जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पदों का कर्तव्य नहीं करेगा तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति के वेतन भत्तों का भी हकदार नहीं होगा, है कि नहीं भैया? एक चीज़ से या एक जगह से वेतन लो ना, 10 जगह से वेतन काहे ले रहे हो? चलिए आइए बात कर लेते हैं सीधा प्रश्नों के माध्यम से। इन सब के बारे में प्रश्नों में बताया गया है, जिनके बारे में नहीं रहता है उनके बारे में चर्चा की जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ एक क्रम दिया हुआ है, इसे भी हम देख लेते हैं चलने से पहले। तो देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह पहले उपराष्ट्रपति थे, उनका कार्यकाल था 1952 से 62 तक का। ठीक है, 10 साल तक रहे, 2 कार्यकाल।
आगे देखिए फिर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 67 तक, तीसरे नंबर पे वीवी गिरी 67 से लेकर के 69 तक, चौथे नंबर पे गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74 तक, पाँचवें नंबर पे बीडी जत्ती 1974 से 1989 तक, छठवें नंबर पे एम हिदायतुल्ला 1989 से 84 तक, सातवें नंबर पे आर वेंकटरमण 84 से 87 तक, आठवें नंबर पे शंकर दयाल शर्मा 87 से 92 तक, नौवें नंबर पर के आर नारायणन 92 से 97 तक, 10वें नंबर पे के कृष्णकांत 97 से 2002 तक, 11वें नंबर पे भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 और 12वें नंबर पे मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 और 13वें नंबर के वर्तमान व्यक्ति के अनुसार वेंकैया नायडू और कार्य 2017 से अब तक बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, बीच बीच में नहीं बोल पाता हूँ मैं, क्योंकि कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी कवर कर लिया जाए। आइए 10 से 12 प्रश्न हैं इसमें उपराष्ट्रपति के संबंध में, इसके बारे में भी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं ताकि हम फिर अगले टॉपिक की शुरुआत कर सकें। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, या डी राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक, निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य मिलकर के एक निर्वाचक परिषद बनाते हैं, निर्वाचक मंडल बनाते हैं और जिसके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 66 के सब क्लास 1 में दिया हुआ है। ठीक है, चुनाव किस प्रकार होता है? अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली के ही माध्यम से। अगला बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं ए जनता द्वारा, बी निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, या डी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या भिन्नता है? देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है यह संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा किया जाता है, वहीं साथ ही साथ राज्यों की विधान परिषदों के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? केवल संसद के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। ऑप्शन है ए राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, बी राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, सी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा, डी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। अगला बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। नीचे कूट से सही उत्तर देना है। पहला लोकसभा के सदस्य, दूसरा राज्यसभा के सदस्य, तीसरा विधानसभाओं के सदस्य और चौथा विधान परिषद के सदस्य। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1, 2, 3 या डी 1, 2, 3 और 4। चलिए सही आंसर लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी यह दोनों गलत है। ठीक है, आगे बताइए। कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न दिया हुआ है, तो पढ़ते हैं सबसे पहले कथन ए को कि यहाँ पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहरित हो। और कारण आ रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपको बताना है कि उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन है ए दोनों, ए और आर सत्य है तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है कि ए तथा आर सत्य है परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सत्य परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है कि ए गलत परंतु आर सही है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण। देखिए अनुच्छेद 66(3) में यह बात बताई गई है, क्या 66(3) सी। ठीक, 66(3) सब क्लास सी या 66(3) ग में यह बात कही गई कि
उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसमें या किसी व्यक्ति में अर्हता होनी चाहिए। वहीं अनुच्छेद 89 सब क्लास 1 में यह बात कही गई है और साथ ही साथ अनुच्छेद 64 में भी यह बात कही गई कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 64 में यह बात कही गई है। ठीक है, यहाँ देखिए सभी अनुच्छेदों को बताया गया। देखिए अनुच्छेद आपको इसलिए थोड़ा सा बता दिया जाता है क्योंकि कभी कभी प्रश्नों में सीधा अनुच्छेद आ जाता है कि नहीं। यहाँ बताइए, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। दूसरा, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तीसरा है कि उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का है। और चौथा है कि उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। कूट दिया हुआ है 1 तथा 2, बी 2 तथा 1, सी 1 तथा 4 या डी 3 तथा 4। चलिए देखिए, जनता का सदन यानी कि लोकसभा, ठीक। जबकि हमने बार बार कहा कि अनुच्छेद 66(3) में यह बताया गया है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उसे अहरित होना चाहिए। ठीक है, तो यह पथकथन गलत हो गया। वहीं अन्य देखिए, तो उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, तो यह बात भी बिल्कुल गलत है। ठीक, औपचारिक महाभियोग ने उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। एक सामान्य बहुमत जो राज्यसभा में प्रस्तुत होता है उसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में प्रस्तुत सामान्य बहुमत के माध्यम से और उसे पारित करके साथ ही साथ उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति मिलते ही राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है कि नहीं। इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। तो सही आंसर या सही विकल्प कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। बाकी यह दोनों कथन सही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलती है। सिंपल राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है, उसे साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है और उस बहुमत को लोकसभा द्वारा सहमत होना चाहिए। इसके सहमत होते ही उपराष्ट्रपति नहीं रहता है। अगला बताइए कि भारत का उपराष्ट्रपति पहला, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। दूसरा, के पास पद से संबंध में कोई औपचारिक कार्य नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति की अनुमति में उसके कार्यों का राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा है, राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। चलिए कूट्स को देखिए। ऑप्शन ए है 1 तथा 2, ऑप्शन बी है 1, 2, 3, ऑप्शन सी है 1, 3 तथा 4 और ऑप्शन डी है सभी चारों। ठीक है, सभी चारों कथन इसमें सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का द्वितीय उच्चतम अधिकारी होता है उपराष्ट्रपति। उसके बाद उसके पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं होता। ठीक है, बस इसलिए होता है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है या अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाता या पदत्याग या अपदस्थीकरण या मृत्यु हो जाती, तब जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। बाकी वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आगे देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन है ए, राज्य परिषद के, बी, लोकसभा के, सी, कैबिनेट के या डी, मंत्री परिषद के। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राज्य परिषद या राज्यसभा। ठीक, स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट है कि नहीं। और कहाँ दिया है वैसे उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में? तो यह दिया हुआ है अनुच्छेद नंबर 67 के बी में। 67 बी में यह बात कही गई, बी या ख में यह बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा या राज्य परिषद द्वारा ऐसे प्रस्ताव के माध्यम से अपने पद से हटाया जाएगा। ये यहाँ देखिए नीचे से, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है कि नहीं। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने अपने बहुमत से पारित कर दिया और लोकसभा सहमत हो गई। ठीक है, लेकिन इस संबंध में कोई प्रयोजन प्रस्ताव तब तक नहीं प्रस्तुत किया जाएगा जब तक उसको 14 दिन पूर्व इस संदर्भ में सूचना न दी गई। किसको? उपराष्ट्रपति को, है कि नहीं। उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताने के बाद बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा और लोकसभा अगर उससे सहमत हो जाती तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा सीधी बात अनुच्छेद नंबर 67 बी में कही गई है। आइए आगे बात करते हैं।
यहाँ पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। पहला, संसद के किसी भी सदन में, बी राज्यसभा में, सी लोकसभा में, या डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में। ठीक, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, आर्टिकल नंबर 67 का बी। नेक्स्ट बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ऑप्शन है ए केवल लोकसभा में, बी संसद के किसी भी सदन में, सी संसद की संयुक्त बैठक में, या डी केवल राज्यसभा में। चलिए, कई बार बात हुई, केवल और केवल राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, प्रस्ताव लाया जाता है या प्रस्तावित किया जाता है। पारित तो दोनों सदनों द्वारा किया जाएगा ना, है कि नहीं। पारित दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, और लेकिन ऐसा प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही ले आया जाता है। और यह कहा गया है, कहाँ कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 67 के सब क्लास बी में। चलिए, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन है। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या डी लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। ठीक, आर्टिकल नंबर 64 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सभापति। नेक्स्ट बताइए कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। ऑप्शन ए है लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, या डी मंत्रिपरिषद। चलिए, बात हो चुकी है इसके बारे में। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और यह जो है राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता है। ठीक है, और 64 में दिया गया है आर्टिकल नंबर की उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नीचे यह बताइए कि नीचे 4 युग्म दिए गए, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त पद पर रहे थे। IAS का प्रश्न है, तो इनको आप पढ़िए। ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और GS पाठक, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और VV गिरी, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और KR नारायणन, और ऑप्शन डी है कि BD जत्ती और KR नारायणन। ऐसे प्रश्न बहुत ही मुश्किल होता है पेपरों में आए, और 93 के बाद शायद ही कभी आया। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और VV गिरी। यह राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है राजदूत और उच्चायुक्त रहे थे। VV गिरी थे कहाँ के? VV गिरी थे आपके श्रीलंका या सिलोन के उच्चायुक्त और हाई उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर, और एस राधाकृष्णन थे आपके, बताइए सॉरी, एस राधाकृष्णन थे USSR के यानी कि सोवियत संघ के राजदूत थे। उच्चायुक्त और राजदूत में क्या अंतर है भाई, सोचिएगा इस पर। देखिए, बाकी के बारे में जान लेते हैं। तो जाकिर हुसैन जो थे यह जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा शास्त्री थे। एस राधाकृष्णन या USSR में भारत के राजदूत थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये सब बात हो रही है। VV गिरी क्या थे? VV गिरी जो है श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त या इंडियन हाई कमिश्नर थे। और KR नारायणन क्या थे? तो KR नारायणन भी चीन में राजदूत थे। ठीक है, एम्बेसडर। आगे बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। ऑप्शन है ए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी नीलम संजीव रेड्डी, या डी और चौथा है शंकर दयाल शर्मा। आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी है 1 तथा 4, ऑप्शन सी है 2 और 3, और ऑप्शन डी है केवल 3 और 4। चलिए, सही आंसर है इसका नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बात हो चुकी है, और शंकर दयाल शर्मा। यह दोनों डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। एक सेकेंड, गलत बता दिया आपको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 4 ये है ना। आपको ये कहाँ बताने लगा, 1, 4 पढ़ भी रहा हूँ और बताइए रहा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे राष्ट्रपति बनने से पहले। ठीक है, वहीं फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी, अभी पहले भी बात हुई है ना हमारी, संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं रहे थे। ये डायरेक्ट राष्ट्रपति पद पर बने थे, राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति पद पर नहीं बने थे, राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट, और आज के लेक्चर का आखिरी प्रश्न और साथ ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में अंतिम प्रश्न के बारे में बात होगी हमारी। यहाँ पूछा जा रहा है कि मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के क्रम में है। ऑप्शन है ए 10वें, बी 11वें, सी 12वें, अथवा डी 13वें।
और वीडियो को सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद हामिद अंसारी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के क्रम के रूप में भारत के 12वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका लेक्चर के अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आगे हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में अपने अगले डिस्कशन में। चलिए, थैंक यू।